आइए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार की, जिनकी देश के साथ साथ विदेशों में भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तो चलिए जानते हैं दिलीप कुमार के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से जो अनसुने हैं और बेहद इंटरेस्टिंग भी हैं। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार अब नहीं रहे, पर उन्हें अपनी बेहतरीन यादगार फिल्मों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका फिल्मी सफर ज्वार भाटा फिल्म से शुरू हुआ। उन्होंने जुगनू, शहीद, अंदाज, दाग, दीदार, मधुमती, देवदास, मुसाफिर, नया दौर, आन, आज़ाद, मुगले आजम, गंगा जमुना, राम और श्याम जैसी अनेक फिल्मों में शानदार अभिनय किया। 1976 में उन्होंने ब्रेक लिया इस दुनिया से कुछ वक्त का और खुद को एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में ढाला और विधाता, क्रांति, कर्मा, सौदागर जैसी फिल्मों में बेमिसाल अभिनय के जरिए सिने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उन्हें कई सारे अवार्ड से नवाजा भी गया। दिलीप कुमार के निजी जीवन के अनेक ऐसे किस्से हैं जो उनकी बेहतरीन शख्सियत को बयां करते हैं। पेश हैं कुछ दिलचस्प किस्से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आमने सामने। सबसे पहले वही एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर लीजिए। तो चर्चा दिलीप कुमार के जीवन के कुछ दिलचस्प किस्सों की। बचपन में मां का पल्लू पकड़कर रहने की आदत थी उनकी। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को आज के पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। पठान परिवार में जन्मे दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन ये शायद आपको न पता हो कि बचपन में वो इतने शर्मीले थे कि अपनी माँ का पल्लू पकड़कर उनके साथ समय बिताना पसंद करते थे। यूसुफ के पिता लाला गुलाम सरवर खान और राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर की हवेलियाँ आसपास थी, इसलिए दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों खानदान मुंबई आकर बसे तो ये दोस्ती कायम रही, पर पिता गुलाम सरवर नहीं चाहते थे कि बेटा यूसुफ फिल्म एक्टर बने। वो अपने दोस्त पृथ्वीराज कपूर से भी कहते थे कि तू कैसा पठान है जो भांडों का काम करता है। राज कपूर अपने पिता पृथ्वीराज के फिल्म निर्माण में मदद करते थे और वो यूसुफ को कहते रहते थे कि तुम भी फिल्म लाइन में आ जाओ। यूसुफ खान के फिल्म पटकथा लेखन में प्रवीणता के मद्देनजर फिल्म शूटिंग के दौरान उस जमाने की दिग्गज अभिनेत्री देविका रानी ने अपनी आगामी फिल्म ज्वार भाटा में उन्हें बतौर मुख्य एक्टर भूमिका ऑफर की थी और यूसुफ खान के बजाय दिलीप कुमार नाम रखने की सलाह दी। यूसुफ को यह आइडिया पसंद आया क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक भारत में कामयाब होने के लिए ये कारगर व्यावसायिक फार्मूला था। तब से वो फिल्म उद्योग में दिलीप कुमार के नाम से ही मशहूर हुए। दूसरी शादी और 3 बच्चों की मां आसमा रहमान के साथ, यही है दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या है आइए बताते हैं आपको। लोग अक्सर कहते हैं कि दिलीप कुमार और सायरा बानो एक दूसरे से अथाह मोहब्बत करते थे, पर यह सोचने की किसी को फुर्सत नहीं कि दिलीप ने सायरा से छुपकर पाकिस्तानी ब्यूटी पर तलाकशुदा आसमा रहमान से दूसरी शादी की थी। वो पहले से 3 बच्चों की मां थी। दिलीप ने पहली शादी 11 अक्टूबर 1966 को 25 साल की एक्ट्रेस सायरा बानो से की थी। तब उनकी एज 44 साल थी। उन्होंने लगभग 16 साल बाद सायरा से छिपकर आखिर दूसरी शादी क्यों की? दरअसल शादी के कई साल बाद दिलीप और सायरा को कोई औलाद नहीं हुई। सायरा एक बार प्रेग्नेंट हुई, पर वो फिल्मों में काम करती रही, जबकि दिलीप चाहते थे कि वो प्रेगनेंसी में फिल्में ना करें, पर सायरा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो अपना पूरा ख्याल रखेंगी। एक बार शूटिंग के दौरान सायरा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उनका मिसकैरेज हो गया। इसलिए कहा जाता है कि औलाद का सुख पाने के लिए दिलीप कुमार ने आसमा से दूसरी शादी की थी। ये 80s का दौर था जब दिलीप कुमार की दूसरी शादी के चर्चे थे, पर वो हमेशा इन खबरों को नकारते रहे। दिलीप कुमार आसमा को अपने पाली हील वाले बंगले पर ले गए और करंट मैगजीन ने जब दूसरी शादी की स्टोरी ब्रेक की तो हर जगह दिलीप कुमार की दूसरी शादी के चर्चे होने लगे। सारा ने दिलीप से दूसरी शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने पहले तो इनकार किया, पर बाद में सच्चाई बता दी। सायरा ने दिलीप कुमार को तभी आसमा को वापस पाकिस्तान भेजने को कह दिया। बहरहाल 1983 में दिलीप ने आसमा से तलाक लिया
और सायरा बानो के पास लौट आए। दोनों अब पति पत्नी बनकर रहने लगे। आसमा अपने पहले पति और बच्चों के पास लौट गई। इस तरह दिलीप साहब की मौत तक सायरा ने उनका साथ बदस्तूर निभाया। चलिए अगली दिलचस्प स्टोरी है जब मशहूर उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा ने दिलीप कुमार को नहीं पहचाना। दिलीप कुमार बतौर फिल्म एक्टर भारत और दुनिया भर में मशहूर थे, पर उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा उनके बारे में जानते तक नहीं थे। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, जब मैं एक बार हवाई जहाज से सफर कर रहा था तो पास की सीट पर एक बुजुर्ग बैठे थे। वो मिडिल क्लास फैमिली के पर अच्छे पढ़े लिखे लगे। फ्लाइट के बाकी यात्री मुझे पहचान गए, पर ये शख्स मेरी मौजूदगी से बेखबर थे। वो अखबार पढ़ रहे थे। जब चाय आई तो उन्होंने चाय पी। उनसे बातचीत शुरू करने के लिए मैं मुस्कुराया तो उन्होंने भी मुझे देखकर स्माइल की और कहा, हेलो। मैंने कहा, क्या आप फिल्में देखते हैं? इस शख्स ने जवाब दिया, थोड़ी बहुत। मैंने कहा कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, जी मैं फिल्म एक्टर हूँ। इस पर उस शख्स ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब सफ़र खत्म हुआ तो दिलीप कुमार ने इस शख्स से कहा, मेरा नाम दिलीप कुमार है। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, धन्यवाद, मैं जे.आर.डी. टाटा हूँ। दिलीप कुमार ने लिखा, उस दिन मुझे समझ आया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हैं, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे भी बड़ा मौजूद रहेगा। आइए दिलीप कुमार की अगली दिलचस्प स्टोरी पर नजर डालें और वो ये है कि मधुबाला के पिता बने थे उनकी शादी में रोड़ा। मधुबाला और दिलीप कुमार की फिल्म तराना के बाद एक दूसरे से मोहब्बत शुरू हुई और ये सिलसिला 7 सालों तक चला। पर मधुबाला के पिता अताउल्ला खान को दिलीप से रिश्ता पसंद नहीं था। इस दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की शूटिंग कर रहे थे। इसके एक शेड्यूल को मध्य प्रदेश में शूट करना था, पर मधुबाला के पिता अताउल्ला इसके खिलाफ थे। उन्हें डर था कि आउटडोर शूटिंग में दिलीप और मधुबाला और करीब आ जाएंगे। हार कर मधुबाला ने आउटडोर शूटिंग के लिए मना कर दिया। इस पर बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म में उन्हें रिप्लेस कर वैजयंती माला को कास्ट कर दिया। ये बात मधुबाला के पिता अताउल्लाह को पता चली तो उन्होंने चोपड़ा को कोर्ट में घसीटने की धमकी दी। अताउल्लाह कोर्ट जाते इससे पहले ही चोपड़ा अदालत में चले गए। चोपड़ा ने मधुबाला पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाया। इस केस में नया दौर के हीरो दिलीप कुमार को गवाही के लिए कोर्ट में बुलाया गया। दिलीप साहब ने बी.आर. चोपड़ा के पक्ष में गवाही दी और यहीं से मधुबाला से दूरियां भी शुरू हो गई। इसके बाद भी दिलीप कुमार और मधुबाला ने फिल्म मुगले आजम की, पर दोनों का रिश्ता इतना खराब रहा कि दिलीप कुमार मधुबाला से बात तक नहीं करना चाहते थे। किसी तरह दोनों ने सलीम और अनारकली की भूमिका बखूबी निभाई, जिसने लोकप्रियता के नए झंडे गाड़े। अंततः मधुबाला ने गायक किशोर कुमार से शादी कर ली और दिलीप साहब ने सायरा बानो से। जब भरी जवानी में मधुबाला को कैंसर की बीमारी ने घेर लिया तो दिलीप कुमार उनसे मिलने भी पहुंचे। मधुबाला ने दिलीप की आंखों में देखते हुए कहा था कि मैं बहुत खुश हूं कि हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई। मधुबाला का शहजादी से मतलब सायरा बानो से था। अब दिलीप कुमार का अगला किस्सा। राजकुमार के साथ काम न करने की कसम ली भी और तोड़ी भी। एक्चुअली राजकुमार अक्खड़ और बेबाक एक्टर थे, ये सभी कहते हैं। वो दूसरों को खुद पर हावी नहीं होने देते थे। 1959 में राजकुमार दिलीप कुमार के साथ फिल्म पैगाम में काम कर रहे थे। उन दिनों राजकुमार इंडस्ट्री में नए थे, जबकि दिलीप मशहूर थे। पैगाम फिल्म में राजकुमार दिलीप के बड़े भाई का रोल निभा रहे थे और एक सीन में राजकुमार द्वारा दिलीप साहब को थप्पड़ मारना था। उन्होंने अभिनय के दौरान सच में दिलीप कुमार को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस पर दिलीप कुमार ने खफा होकर फिर कभी राजकुमार के साथ काम न करने की कसम खा ली। इसके 32 साल बाद 32 इयर्स के बाद निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने इन दोनों दिग्गजों को अपनी फिल्म सौदागर में कास्ट करना चाहा, पर यह इतना आसान काम नहीं था क्योंकि दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। सुभाष घई को दिलीप साहब को मनाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, पर राजकुमार को मनाना बेहद मुश्किल था। जब घई ने राजकुमार को स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्होंने घई से पूछा कि मेरे साथ फिल्म में दूसरा हीरो कौन है, तो घई ने कहा दिलीप कुमार है ना, वो कर लेंगे।
तब राजकुमार ने जाम हाथ में उठाते हुए कहा कि जानी, हिंदुस्तान में अपने बाद अगर हम किसी को एक्टर मानते हैं तो दिलीप कुमार को मानते हैं। हमारे सामने जब दिलीप कुमार होंगे तो जलवा तो होगा ही। फिल्म की शूटिंग में दोनों एक्टर्स के बीच तनातनी रही, पर घई ने चालाकी से काम लिया और फिल्म पूरी हो गई। फिल्म सौदागर ने अपार कामयाबी हासिल की। तो दिलीप कुमार के ये किस्से आपको कैसे लगे, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये जानकारी आप औरों को भी शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। हम तो कहेंगे किसी एक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम के पटकथा लेखक हैं दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल जैन। तो अगली बार मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसे ही अन्य मसले पर चर्चा के साथ, एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।